नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग EMIRS, KVS, NVS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए देखिए जितना भी PYQ बना है, जैसे कि KVS में हो गया, NVS में हो गया, EMIRS में हो गया, यह सभी PYQ हम लोग करेंगे इस वीडियो में। देखिए अब तक हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, आज हम लोग यह चौथा चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर्स का नाम है मेमोरी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया गया है। सभी देखिए थियरी का वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर्स का नाम मेमोरी है। देखिए इसमें हम लोग कुल 67 क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग इसको धैर्य बनाकर देखिएगा। 67 क्वेश्चंस है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं हम लोग। देखिए मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस को कराऊंगा, आप लोग यह मत कहिएगा कि बहुत तेज़ मैं करा रहा हूं, क्योंकि देखिए टाइम का अभाव है। जल्दी कराऊंगा तो तभी आप लोगों का यह 2-4 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा PYQ वाला। बाकी थियरी का वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है? रैम की, रोम की, फ्लैश ड्राइव की, हार्ड डिस्क होगा। यहाँ पर हिंदी गलत दिया है। देखिए इसका पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए रैम का जो फुल नेम होता है, जान लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो वोलेटाइल मेमोरी होता है वह रैम होता है। बाकी देखिए रोम जो होता है यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। एक बार देख लीजिए क्या होता है। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें मौजूद डेटा तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को बिजली यानी कि पावर मिल रही होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या बिजली चली जाती है, इस मेमोरी का सारा डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। और देखिए रैम इसका फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य वर्किंग मेमोरी होती है। देखिए मुख्य जो वर्किंग मेमोरी होती है रैम ही होता है। इसमें वही डेटा और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर उस समय कर रहा होता है। क्योंकि रैम का डेटा पावर बंद होते ही गायब हो जाता है, इसलिए यह वोलेटाइल मेमोरी का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल्स है। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि कौन सा जो मेमोरी होता है पावर बंद होते ही डेटा भी चला जाता है, तो रैम होता है। बाकी रोम में तो डेटा बना रहता है। दूसरा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी DRAM से तेज होती है लेकिन महंगी होती है? हार्ड डिस्क की, फ्लैश मेमोरी की, EEPROM की, ES रैम। देखिए दूसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो S रैम होता है इसकी जो यह DRAM से तेज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया पहले नंबर आप लोग S रैम जो है इसका फुल नेम याद रखिएगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यह देखिए DRAM की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप विद्युत आपूर्ति होती रहती है। और देखिए S रैम जो होता है DRAM से महंगी होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इधर मीजी कर लेंगे आप लोग, जहाँ पर रोम दिखेगा नॉन वोलेटाइल मारिएगा आप लोग। तो S रैम होगा नहीं, SD रैम नहीं होगा, DRAM नहीं होगा। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए EEPROM जो होता है वह नॉन वोलेटाइल होता है। देखिए इसका जो फुल नेम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन करेंगे हम लोग यह सभी PYQ ही है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कह रहा है कि EEPROM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। EEPROM बिजली आपूर्ति बंद होने पर भी अपनी जानकारी नहीं खोता है और जिसे मिटाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। EEPROM का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। देखिए मैं आप लोग ध्यान दिए होंगे आप लोग, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर कीजिए, लेकिन देखिए कभी कभी कहना भी पड़ता है, क्योंकि आप लोग ना हाइप करते हैं कमेंट में जाकर, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। तो आपको थोड़ा करते रहिएगा अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। छोटा भी चैनल कभी ना कभी कुछ ग्रो कर जाएगा अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो। बाकी मैं आप लोगों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? PROM में कि PROM और EEPROM में कि EEPROM में कि EEPROM में? देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जो EEPROM होता है यही इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
देखिए यहाँ पर इसका फुल नेम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। कह रहा है कि एक प्रोग्रामेबल रोम है जो संग्रह किया गया डेटा को विद्युत रूप से मिटाने की अनुमति देता है। और देखिए ईपी यहाँ पर रोम होगा, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि इसमें स्टोर किया गया डेटा पावर ऑफ होने पर भी नहीं मिटता, इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह फिल वाला है। कह रहा है कि आपको बताना है कि कैश मेमोरी डॉट डॉट और फिर देखिए खाली यहाँ पर स्थान दिया है के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। बताइए रजिस्टर, हार्ड डिस्क, रोम हार्ड डिस्क की रोम रैम की सीपीयू रैम। देखिए 5वें का ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो यहाँ पर ये होगा कि कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कैश मेमोरी ऐसा वो होता है जिसमें बहुत अधिक जो होता है इसकी तेज मेमोरी होती है। देखिए यहाँ पर नीचे दिया भी है। देखिए कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के बहुत पास रहती है। यह क्या होता है, कैश मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है। इसका मुख्य काम देखिए सीपीयू को डेटा जल्दी उपलब्ध कराना ताकि पूरा सिस्टम तेज चले। सीपीयू बहुत तेज काम करता है जबकि रैम उससे धीमी होती है। इस गति के अंतर को कम करने के लिए कैश रैम से सामान लेकर उसे सीपीयू के पास जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराती है, इसलिए कैश सीपीयू के बीच बफर की तरह काम करती है। देखिए यदि आप लोग को वीडियो धीरे लगेगा तो आप लोग ट्विक्स कर लीजिएगा, इससे आप लोग का और भी टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत आपको बताना है कि कौन सा फाल्स है। कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी से तेज होती है। बी कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। सी दिया कि द्वितीयक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। और यहाँ पर डी दिया कि कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए आप लोग जो 6 होगा इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए गलत है कि द्वितीयक जो मेमोरी होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। देखिए यही जो है गलत दिया है। व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सीपीयू इन मेमोरी को सीधे यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, इसके बजाय इन्हें इनपुट आउटपुट रूटीन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम को उत्पादन के समय छुपाया जाता है। ईपी रोम को कि पी रोम को कि एम रोम को कि ईपी रोम को। देखिए इसका 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एम जो रोम होता है इसी को कह रहा है कि उत्पादन के समय छिपाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है कि एम रोम, आप लोग फुल नेम याद रखिएगा, अभी एग्जाम में देखिए जो ईपी रोम होता है इसका फुल नेम पूछा गया था। तो एम रोम का जो फुल नेम होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए एक प्रकार रोम है। एम रोम के निर्माण के दौरान मास्क ऑफ कर दी जाती है। एम रोम चिप का इस्तेमाल अक्सर उन कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है जिन्हें समय के साथ टिकाऊ होने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया है कि एस रैम इज स्लोअर देन डी रैम। मतलब हिंदी में आपको समझा दे रहे हैं। नीचे दिया है कि एस रैम जो होता है डी रैम से धीमी होती है। और दूसरा का दिया है कि डी रैम में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। बताइए आप लोग कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है कि ये गलत है। बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यह 8 है। 8 का जो होगा वह इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 जो होगा यही कथन सही है, यानी कि डी रैम में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है, यही जो है सही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 67 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होगा। व्याख्या देखिए लिखा कि एस रैम एक नॉन चिप मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम छोटा होता है, जबकि डी रैम एक चिप है, एक ऑफ चिप मेमोरी है जिसमें एक बड़ा एक्सेस टाइम होता है, इसलिए एस रैम डी रैम से तेज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इंपॉर्टेंट देखिए कह रहा है कि रैम में संग्रहित जानकारी की जांच किसकी सहायता से की जाती है। आपको बताना है कि BIOS से, कि कर्नल से, कि हार्ड डिस्क से, कि CMOS से। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। तो BIOS से इसकी जांच की जाती है। देखिए क्वेश्चन से यही दिया था कि रैम में संग्रहित जानकारी की जांच किसकी सहायता से की जाती है, तो BIOS से। देखिए इसका जो फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस प्रकार की मेमोरी से संबंधित जानकारी तब खो जाती है जब PC या लैपटॉप को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। रैम में अंतर्निहित जानकारी को देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की मदद से जांचा जा सकता है। इसे आमतौर पर मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी या कैश मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता है, जिसमें होते हैं बूट फर्मवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, शेयरवेयर की, फ्रीवेयर। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए से आएगा, उसको बूट फर्मवेयर कहेंगे आप लोग। तो यानी लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम जो होता है जिसमें बूट फर्मवेयर होता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता है जिसमें बूट फर्मवेयर होते हैं। बूट फर्मवेयर एक रोम आधारित सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को उसके चालू होने से लेकर तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन का नियंत्रण नहीं ले लेता। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। देखिए पहला दिया है कि डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। दूसरा दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए दोनों में से दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही है कि एक गलत है, बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए जो पहला दिया है यह गलत है, दूसरा का ऑप्शन कथन सही है। यानी पहला देखिए क्या गलत है कि डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। देखिए यह जो है गलत है। और यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए जो है सही होगा। व्याख्या भी यही दिया होगा, देखते हैं। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि पी रोम के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया कि यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, यह एक चुंबकीय मेमोरी है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए जहाँ पर आपको रोम दिखा देगा तो नॉन वोलेटाइल होगा ही होगा। तो तीसरा यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन ही सही होगा कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। पी रोम को देखिए फुल एम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखिएगा आप लोग। और बाकी इसमें वैसा है नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईपी रोम। देखिए ईपी रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सत्य है। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है कि यह बाइट वाइज इरेजेबल है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी केवल 2 यहाँ पर इसका सही होगा, केवल 2, यानी कि यह बाइट वाइज इरेजेबल है। व्याख्या देखिए पहले नंबर ई रोम का स्पेलिंग याद रखिएगा। देखिए फुल नेम होता है, देखिए फुल नेम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और ई रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें डेटा को अलग अलग बाइट वाइज मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है कि यहाँ पर कह रहा है कि एस डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य डी रैम से अधिक तेज होती है। और दूसरा कथन देखिए दिया है कि डी रैम से अधिक, यहाँ पर कह रहा है कि एस रैम जो होता है डी रैम से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी मतलब यह पहला सही है, दूसरा का गलत है। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए व्याख्या दिया है कि एस डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य डी रैम की अपेक्षा अधिक तेज होती है। यह कथन सत्य है। और एस रैम डी रैम से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह कथन देखिए गलत है, क्योंकि एस डी रैम जो होता है डी रैम की अपेक्षा अधिक तेज होती है, न कि एस रैम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डी रैम को कि एस डी रैम को। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 2 होगा यहाँ पर। यानी एस डी रैम जो होता है इसी को रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। देखिए आप लोग इसका फुल नेम याद रखिएगा। कह रहा है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल नेम क्या होगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है जो संधारित्र और ट्रांजिस्टर से बना होता है। लेकिन कैपेसिटर्स में चार्ज को भूलने या उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा खोने की प्रवृत्ति होती है, जिसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसे डी रैम या एच डी रैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो ये यहाँ पर जहाँ पर रैम देखिएगा रीड ओनली मेमोरी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 होगा। बाकी जो दिया रीड ओनली मेमोरी का प्रकार ही दिया है। फुल नेम याद रख लीजिएगा। एस रैम मतलब कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेम तो वही दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को
स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी है? CD रोम की, CDR की, DVD रोम की, CDRW? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए DVD रोम होगा, तो यह विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए यहाँ पर देखिए DVD रोम डिस्क सबसे अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए DVD का फुल नेम याद रखिएगा, पिछली बार EMRS में पूछा गया था। तो DVD का देखिए जो फुल नेम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, याद रखिएगा। DVD का फुल नेम जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, और रोम का तो आप लोग जान ही रहे हैं। और देखिए एक ऑप्शनल डिस्क होती है जिसमें डेटा पहले से अस्थायी रूप से लिखा हुआ होता है, इसे केवल पढ़ा यानी रीड पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डेटा लिखना या पुराना डेटा मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए स्टोरेज बताया कि CD रोम 700 MB, CDR 700 MB, DVD रोम 4.7 GB, CDRW 700 MB। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया है कि कह रहा है कि जोन्स कोई देखिए पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, किसी का नाम है, जोन्स वीडियो फाइलें स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन EMRS में पूछेगा, प्रैक्टिकली पूछेगा थोड़ा। जोन्स वीडियो फाइलें स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटर या लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? और देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं कि उसकी फाइलों को 600 GB से अधिक के डेटा स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है। तो पेन ड्राइव की, CD रोम की, DVD की, एक्सटर्नल SSD? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वो डी यहाँ पर सही होगा। देखिए जो SSD होता है, एक्सटर्नल जो SSD होगा, यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही होगा। अब इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो देखिए व्याख्या दिया है कि देखिए SSD का जो फुल नेम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, आप लोग याद रखिएगा। SSD का फुल नेम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है या सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है तथा डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। और बाकी दिया कि SSD जो होता है एक नई तकनीक है जो अधिक भंडारण, मात्रा, गति और दक्षता प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए सत्य है? बताइए। रैम कंप्यूटर के लिए मुख्य सर्किट बोर्ड है कि बिजली बंद होने पर रैम का डेटा समाप्त हो जाता है, और रैम डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण है। और देखिए डी कह रहा है कि रैम किसी छवि के आंतरिक प्रतिनिधित्व को किसी ऐसी चीज़ में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका जो होगा सही होगा। यहाँ पर क्या पूछा है? सही पूछा है। तो देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बिजली बंद होने पर रैम का जो डाटा होता है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग 20 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि CPU और रैम की गति के बीच के अंतर को पाटने के लिए निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। कैश मेमोरी का, कि DVD का, कि रोम का, कि पेन ड्राइव का? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कैश मेमोरी का उपयोग CPU और रैम के गति के बीच अंतर को पाटने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर को बहुत तेज, छोटी और महंगी मेमोरी होती है। यह CPU के बहुत करीब या उसके अंदर होती है ताकि CPU को जरूरी डेटा तुरंत मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम की स्पीड बढ़ाना होता है कैश मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया कि विभिन्न मेमोरी उपकरणों की अभिगमन गति के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर ही आप लोग देख गए होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेमोरी स्पीड का जो सही क्रम होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग का क्या है यहाँ पर दिया, कैश रोम, तब फिर देखिए डी रैम, तब रोम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 देखिए दिया है कि करा कि यस रैम का मतलब शार्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हम आपको पहले ही कहें कि फुल नेम याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ ही लिया है। यस रैम का फुल नेम क्या होता है, देखिए वहाँ पर दिया था। और डी रैम का मतलब डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो दिया है, यहाँ पर पहला देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए दोनों असत्य होगा। क्यों असत्य होगा हम आपको बता चुके हैं, दोनों सही नहीं है। देखिए एस रैम का जो फुल नेम होता है स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी होता है, और डी रैम का जो फुल नेम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोनों ही कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं।
और बाकी करा है कि लेकिन इनका काम करने का तरीका और गति अलग होती है। यस रैम तेज, महंगी और अधिक बिजली खपत करने वाली मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें हर बिट को स्टोर करने के लिए कई ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि इसे कैश मेमोरी में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर डी रैम धीमी और सस्ती होती है, क्योंकि इसमें हर बिट एक कैपेसिटर में स्टोर होता है, जिसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इस चैनल के द्वारा देखिए एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। अब तक देखिए 200 से अधिक लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। डेली 10-20 लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं टेस्ट सीरीज से। जो लोग चैनल पर पहली बार आए उन्हें मैं बता देता हूँ, केवल 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में देखिए आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 300 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जा रहा है। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस है, 10 टेस्ट सीरीज में मिलाकर कुल 300 क्वेश्चंस है। जो आप लोगों का EMRS का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार देखिए इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। जिन्हें भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ से आप लोग इसको ले लीजिएगा। अभी देखिए टाइम है। और देखिए जो टेस्ट सीरीज जो डिजाइन किया गया है, यह सब NCERT बेस्ड पर है। सभी NCERT के द्वारा जो मैं थियरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसी के आधार पर मैं यह टेस्ट सीरीज जो है डिजाइन किया हूँ। तो आप लोग जाकर ले लीजिएगा। और देखिए बहुत लोग होते हैं थोड़ा नेगेटिव कमेंट करते हैं। मान लीजिए थोड़ा बीच में मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग नए लोग होते हैं जिन्हें परचेज करना हो परचेज कर लेंगे, लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो निगेटिव कमेंट कर चले जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करने से थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे जो होता है समर्थन प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। जिन्हें लेना होगा ले लीजिएगा, बाकी तो मैं जोर जबरदस्ती बार बार नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि रैम के निम्न में से कौन सा रूप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। डी रैम का कि बोथ एस रैम एंड डी रैम, यानी यस रैम और डी रैम दोनों, कि यहाँ पर सी दिया है कि न तो यस रैम और न ही डी रैम, ये ऑप्शन नंबर डी यस रैम होगा। तो यहाँ पर क्या दिया कि कौन सा रूप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है रैम का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी यहाँ पर सही होगा। जो यस रैम होता है यही फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो यही यहाँ पर सही होगा। बस यस रैम का फुल नेम याद रखिएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और क्या कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है जो सिंगल बीट, देखिए जो बाइनरी डिजिट होता है और 0 और 1 से मिलकर बनता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक की सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्टेबल होता है और यह 2 वैल्यू को ही कैरी करता है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि इनमें से किसी पावर या विद्युत धारा प्रवाह के चालू होने पर भी डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कैश मेमोरी की EPROM को, कि एस रैम को, कि डी रैम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, आप लोग कर लेंगे। अभी तक कितना क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। रैम जो होता है इसी में क्या कह रहा है कि पावर यानी कि विद्युत धारा प्रवाह के चालू होने पर भी डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विकल्प होगा डी रैम होगा। यहाँ पर क्या होगा, डी रैम होगा। इसका फुल नेम क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, अन्यथा यह डेटा को खो देगा। और बाकी कह रहा है कि यस रैम को पावर रिफ्रेश या विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती तथा डी रैम से तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है कि EPROM में रिकॉर्ड की गई इन्फॉर्मेशन को किस का उपयोग करके मिटा दिया जाता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट का, कि रबर इरेजर का, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, कि सनलाइट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देखिए, अगर इसको EPROM का फुल नेम याद रहा होगा तो आसानी से इसको कर दिया होगा। क्योंकि EPROM का जो फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और कह रहा है कि EPROM को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए लिस्ट में वोलेटाइल मेमोरी को पहचाने, यानी कौन कौन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए जिसमें RAM रहेगा सब वोलेटाइल ही होगा। तो हम लोग देखते हैं, बताइए यस रैम, डी रैम, DVD यह होगा, कि कैश यस रैम एंड डी रैम यह होगा, कि डी रैम CD एंड DVD होगा, कि कैश डी रैम एंड CD होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 सही होगा।
बी यानी कि कैश, यस रैम, डी रैम। याद रखिएगा आप लोग, ये देखिए केवीएस जीएस से पूछा गया है। तो ये देखिए करा कि वे मेमोरी जो पावर सप्लाई देने पर कार्य करते हैं और जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है उसका डाटा अपने आप मिट जाता है, वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं। जैसे कैश हो गया, यस रैम हो गया, डी रैम हो गया, वोलेटाइल मेमोरी, ये सभी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी से पढ़े हैं। अब चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से या पर डेटा पढ़ने या लिखने के लिए किसका उपयोग करती है? चुंबकीय किरण का, कि लेजर किरण का, कि रेडियो सिग्नल का, कि माइक्रोवेव सिग्नल का? देखिए 27 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से होगा, लेजर किरण का वो प्रयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए करा कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ODD एक डिस्क ड्राइव है जो ऑप्टिकल डिस्क से डेटा पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर या उसके पास लेजर लाइट या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में द्वितीयक भंडारण उपकरण का प्रकार है? सेकेंडरी पूछ रहा है, रोम की, कैश मेमोरी की, फ्लैश ड्राइव की, रैम। तो देखिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जो फ्लैश ड्राइव होता है या सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है उसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं इसको भी जान लीजिए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वे होते हैं जिनमें डेटा अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली सुरक्षित रहता है और पावर जाने पर भी नहीं मिटता। फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल यानी कि नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। रोम जो होता है इसको प्राइमरी मेमोरी मानी जाती है। कैश मेमोरी और रैम दोनों प्राइमरी और वोलेटाइल मेमोरीज हैं, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज का जो सही एग्जाम्पल्स होगा फ्लैश ड्राइव होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29। देखिए करा है कि मेमोरी के संबंध में CDR शब्द का पूरा नाम क्या है? देखिए इजी क्वेश्चन है, बताइए। कोलैप्स्ड डिस्क रीराइटेबल होगा, कि कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा, कि कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होगा, कि कोलैप्स्ड डिस्क रिकॉर्डेबल होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए CD का जो फुल नेम होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। वैसे आप लोग इसको थोड़ा करने का कोशिश करिए। CD का फुल नेम क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब बच्चा आप लोगों का बी और सी। देखिए रिकॉर्डेबल होगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए यही होगा, रिकॉर्डेबल होगा, रीराइटेबल नहीं होगा। तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया है कि कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये यहाँ पर जो होगा इसका फुल नेम होगा कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। याद रखिएगा आप लोग। देखिए वैसे तो इसमें फुल नेम बस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोपशील स्मृति यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है? यस रैम की, फ्लैश मेमोरी की, EEPROM की, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहाँ पर वोलेटाइल पूछेगा अगर रैम दिया रहेगा तो यही आप लोग क्लिक करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या देखिए दिया है कि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बस फुल नेम दिया व्याख्या में। क्वेश्चन 31 करा है कि मेमोरी के संबंध में CDRW शब्द का पूरा नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो हम लोग पढ़े क्या होगा? कंपैक्ट डिस्क। अच्छा RW यहाँ पर दिया है तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, बी दिया है कि कोलैप्स्ड डिस्क रीराइटेबल, और ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया है कि कोलैप्स्ड डायरेक्टरी रिवर्स राइटेबल, और यहाँ पर देखिए कंपैक्ट डायरेक्टरी रिवर्स राइटेबल। तो देखिए यहाँ पर यही रिवर्स राइटेबल होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ए मतलब हम लोग व्याख्या सीधे देखते हैं। देखिए करा है कि CDRW का जो फुल नेम होता है वह कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है जिसे 1997 में लाया गया था। इसे लिखा, पढ़ाया, मिटाया तथा फिर से लिखा जा सकता है। जरा हम ये क्वेश्चन देखते हैं वह क्या पूछा था इसमें। अच्छा देखिए यहाँ पर वही मैं RW समझ गया था, इसे रीराइटेबल बोल दिया था। देखिए CDR का जो फुल नेम होगा कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होगा। याद रखिएगा, अगर CDRW पूछेगा तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर दिया है, कंपैक्ट CDRW का फुल नेम कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर, आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि CD का फुल नेम क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन, सब आप लोग कर लिए होंगे। क्या होगा? कंपैक्ट डिस्क होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है कि इसमें 700 MB तक की जानकारी स्टोर हो सकती है। इसका व्यास 4.75 इंच होता है। CD एक नॉन वोलेटाइल माध्यम है, यानी इसमें
स्टोर किया गया डेटा पावर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है और यह हल्की, सस्ती और पोर्टेबल होने के कारण पहले संगीत, फिल्मों और सॉफ्टवेयर वितरण में व्यापक रूप से उपयोग होती थी। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की, मदरबोर्ड की, कंट्रोल यूनिट की, ALU। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मदरबोर्ड होता है यह यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव आदि को एक साथ रखने का कार्य करता है। अभी देखिए अभी तो आधा क्वेश्चंस बचा है, मतलब कुल हम लोग पढ़ेंगे 67 क्वेश्चंस। अभी देखिए 34 नंबर पर आए हम लोग। तो थोड़ा आप लोग लाइक मन करेगा तो ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा आप लोग कि और किस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। बाकी देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने, अपलोड करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि कंप्यूटर खाली स्थान दिया कि के बिना संचालित किए जा सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी की, रजिस्टर की, मुख्य मेमोरी की, रोम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए सही होगा। तो जो कंप्यूटर होता है इसको सेकेंडरी मेमोरी के बिना संचालित किया जा सकते हैं। कंप्यूटर को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ सकता है कि कंप्यूटर को देखिए सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी संचालित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए करा कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और पावर बंद होने पर भी नहीं मिलता। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा, फाइलें, प्रोग्राम और बैकअप को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और देखिए सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से धीमी होती है। याद रखिएगा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसकी स्पीड जो होती है प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी की बहुत अधिक होती है। इसके प्रमुख एग्जांपल्स में हार्ड डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पेन ड्राइव, CD, DVD और मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन 35 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक चुंबकीय मेमोरी है। रैम, कैश, रोम की हार्ड डिस्क। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। हार्ड डिस्क जो होगा यह देखिए चुंबकीय मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए मैं इसमें जल्दी करा रहा हूँ ताकि 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों का पूरा यह PIQ खत्म करा दूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम ही 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया कि हार्ड डिस्क एक चुंबकीय मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक ऑप्टिकल मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 36 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही है, यहाँ पर आपको लेकर चलना है। पहला कथन दिया है कि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। देखिए जहाँ पर रोम आएगा उसको आप लोग यहाँ पर रीड वाली मेमोरी जरा भी हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा दिया कि CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 36 है, तो यहाँ पर जो होगा इसका दोनों देखिए यहाँ पर जो विकल्प है सही दिया है। CD रोम देखिए एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो देखिए दोनों कथन सही है। और ये भी सही है कि CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। देखिए CDR का बोल हैं कंप्यूटर डिस्क रिकॉर्डेबल होगा, CDRW का कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल होगा। याद रखिएगा आप लोग, एक बार मैं रिवाइज करा दिया हूँ। यहाँ पर दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर यही दिया है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। देखिए करा कि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। यह एक CD रोम ड्राइव डिजिटलीकृत यानी कि बाइनरी डेटा को पढ़ने के लिए कम शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करता है जिसे ऑप्टिकल डिस्क पर छोटे गड्ढों के रूप में एनकोड किया गया है। CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं जिसे कई बार पढ़ा व लिखा जा सकता है, अतः दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। कह रहा है कि CDR एक राइट वन साइड मैनी डिस्क है और कह रहा है कि डेटा को लिखने और कह रहा है कि CDRW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा ऑप्शन आप लोगों का। ऑप्शन भी देख लीजिए। कह रहा है कि दोनों गलत है कि ये ठीक सही है, ठीक मतलब दोनों सही है कि एक गलत एक सही एक गलत। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। दोनों यहाँ पर जो दिया है यह सही होगा। व्याख्या दिया कि CDR यानी कि कंप्यूटर डिस्क रिकॉर्डेबल होगा। वास्तव में एक राइट वन साइड मेमोरी होना चाहिए, मेन नहीं दिया है। डिस्क है जिसका अर्थ है कि आप इसमें एक बार डेटा लिख सकते हैं और फिर उस डेटा को कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे मिटाया फिर से नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कोष्ठक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कोष्ठक
इंग्लिश में दिया। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है कि एक विंडोज इनिशियलाइजेशन फाइल, एक GUI आधारित बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया कि एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है। और डी दिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है, कह रहा है कि CDR यानी कि कंप्यूटर डिस्क रिकॉर्डेबल को कोस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, CDR को कोस्टर कहा जाता है। CDR को केवल एक बार लिखा जाता है लेकिन कई बार पढ़ा जा सकता है। कोस्टर एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क है जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन दिया है कि CD-ROM निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य होता नहीं है। बी दिया है कि दूसरा का कथन CDR एक लिखने योग्य डिस्क है जो डिस्क पर जानकारी को एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में सक्षम है। और तीसरा दिया कि CD-ROM एक अस्थायी भंडारण माध्यम नहीं है। तो देखिए 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही होगा। डी मतलब ऑप्शन में दिखाते हैं कि पहला सही है, दूसरा का सही है, तीसरा का गलत है। मतलब यहाँ पर आपको गलत पूछा था, तो यानी पहल का यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार देखिए पहल का दूसरा का सही है, तीसरा का जो है गलत है। देखिए थोड़ा देख लीजिए आप लोग। कथन पहला करा कि CD-ROM के निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य होता नहीं है, यह कथन सत्य है। और दूसरा का दिया है कि CDR एक लिखने योग्य डिस्क है जो डिस्क पर जानकारी को एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में सक्षम है, यह कथन सत्य है। तीसरा का करा कि CD-ROM एक अस्थायी भंडारण माध्यम नहीं है, यह कथन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है। क्या प्रश्न कर रहा है कि कौन सा जो डिस्क है तेज़ी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस का ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर CDR दिया है कि CDRW दिया है, CD-ROM दिया है, DVD। देखिए ऑप्शन तो आप लोग खुद आंसर देख गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा CDRW होगा। कह रहा है कि CDRW में हाई कोडेड गति विनिर्देश होते हैं। रीराइटेबल कंपैक्ट डिस्क का इस्तेमाल डेटा बैकअप और डेटा संग्रह के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ड्राइव और डिस्क तेज और विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होगी। हार्ड डिस्क का, कि रैम का, कि DVD-ROM का, कि पेन ड्राइव का। देखिए 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का वह ये सही का जो हार्ड डिस्क होगा इसकी देखिए बाइट क्षमता सर्वाधिक होगी। हार्ड डिस्क का व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए हार्ड डिस्क में सर्वाधिक बाइट क्षमता होती है। आधुनिक हार्ड डिस्क कई टेराबाइट से तक की क्षमता की हो सकती है। और बाकी कह रहा है कि रैम आमतौर पर हार्ड डिस्क की क्षमता से काफ़ी कम होता है। आधुनिक सिस्टम अधिकांशतः 8 GB से 64 GB रैम के साथ आते हैं। एक मानक सिंगल साइडेड सिंगल लेयर DVD-ROM 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकता है। और बाकी यहाँ पर पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। ये पोर्टेबल और सुविधाजनक है और इनकी भंडारण क्षमता आमतौर पर हार्ड डिस्क से कम तथा DVD-ROM एवं रैम से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रैम का अर्थ है, बताइए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना ही बेटर होगा क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे क्या होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी तुरंत मार कर चले जाइए, पहले ही बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, बताइए। वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल, की रेस्ट्रिक्टेड होता है कि गैर प्रतिबंधित यानी कि नॉन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो देखिए 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो वोलेटाइल होगा यहाँ पर। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन मेमोरी होती है वह वोलेटाइल होती है। व्याख्या दिया कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन मेमोरी अस्थिर होती है यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और स्थिर मेमोरी कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी है। यह मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात अपना डाटा खो देती है। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि CD-ROM का अर्थ है, एकदम इजी है, कर लेंगे आप लोग। देखिए कंपैक्ट डिस्क होता है, बाकी रोम का फुल नेम जानेंगे उसमें कर लीजिए आप लोग। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कहाँ दिया है, खोजिए। कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कौन नेम है, तो देखिए पहले के में यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यही कह रहा है कि CD-ROM शुरू में कंप्यूटर बूट करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम संग्रहित करता है या केवल पढ़ने की अनुमति देता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है CD-ROM को। क्वेश्चन 45 है, यहाँ पर देखिए ब्लैंक दिया है, का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, जिस क्वेश्चन का इंग्लिश है आप लोग खुद देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रोम की ऑप्टिकल फाइबर की रैम की मैग्नेटिक टेप, थोड़ा मैं आप लोग
ऑप्शन ही देखिए आप। देखिए रैम का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है। कैश मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग कहीं बाकी जगह जाकर पढ़ते होंगे। देखिए अभी तक मैं 46 क्वेश्चन इतना जल्दीबाजी में करा चुका हूँ। यही क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराने में अभी आप लोगों को 2-3 घंटा लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जो है जल्दी से आप लोगों का सिलेबस जो है पूरा PYQ कंप्लीट हो जाए, आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 दिया है। कह रहा है कि व्हाट डज द एक्रोनिम CD-ROM स्टैंड, मतलब कह रहा है कि परिवर्तित शब्द CD-ROM का एकदम क्वेश्चन जो बनाते हैं सब किस प्रकार, ये नहीं पूछा है कि CD-ROM का फुल नेम क्या होता है, तो किस प्रकार क्या लैंग्वेज डाला है। तो देखिए एकदम ईजी है। कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी खोजिए, कहाँ दिया है कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में डी में दिया, यही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है, पेटाबाइट की, एक्साबाइट की, गीगाबाइट की, किलोबाइट। देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का वह देखिए 47 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिए एक्साबाइट ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए सबसे छोटा आप लोगों का बीट होगा, बीट के बाद बाइट, वो बाइट तब KB बाइट आएगा, तब MB आएगा आप लोगों का, क्या आएगा MB। KB पहले आप लोग याद रखिए, इस प्रकार याद रखिए। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा KB के बाद आएगा MB के बाद आएगा आप लोग का GB, तब उसके बाद आएगा TB, तब उसके बाद आएगा आप लोग का तब PB आता है PB, फिर उसके बाद आप लोग का EB जाता है, तब उसके बाद आप लोग का Z एक्साबाइट होता है, अंत में जेटाबाइट ऐसे कुछ होता है। इस प्रकार क्रम है इसका, KB MB GB TB PB EB, इस प्रकार याद रखिएगा। देखिए एक्साबाइट है, इससे ऊपर भी यह जेड वाला होता है, शायद जेटाबाइट इसका इससे कुछ नाम है। तो यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया है क्या, देखिए कह रहा है कि मेमोरी यूनिट्स आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार बढ़ते हैं। सबसे पहले KB, तब GB, पेटाबाइट यानी PB, EB, देखिए एक्साबाइट है, KB है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्साबाइट तक दिया है। किलोबाइट देखिए सबसे छोटा है, गीगाबाइट उससे बड़ा, पेटाबाइट उससे भी बड़ा, जबकि एक्साबाइट इन सभी में सबसे बड़ी मेमोरी इकाई, इसलिए दिया गया विकल्प में एक्साबाइट सबसे बड़ा मेमोरी। देखिए एक्साबाइट से भी अधिक होता है, जेटाबाइट होता है। क्वेश्चन 48 दिया कि मेमोरी, देखिए सेम। अब देखिए यह क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन EMRS में पिछली बार देखिए पूछा गया था। अब आप लोग बताइए, हम आपको पूरा बता चुके हैं। तो यहाँ पर करा अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सबसे बड़का से छोटका की तरफ जाना है। तो देखिए सबसे बड़का आप लोग का जो होगा वह जेटाबाइट होगा, XB से स्टार्ट होना चाहिए इसमें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए C या D में से कोई इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा जेटाबाइट, तब टेराबाइट, तब गीगाबाइट, मेगाबाइट। देखिए ये आपको बताए हैं KB MB GB TB XB, वही बताए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका। एक बार आप लोग इसको रट लीजिएगा। बाकी NCERT के थियरी वाली वीडियो में इसको आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वही दिया है इसमें, तो कोई व्याख्या देखिए थोड़ा याद करने वाला है, रट लीजिएगा आप लोग। एक बार रटेंगे तो हमेशा काम आएगा। अभी EMRS के बाद NVS KVS में जाएंगे, वहाँ पर भी आप लोगों को ICT पीछे नहीं छोड़ा है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन 49 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता। अब देखिए यहाँ पर बढ़ता क्रम पूछा है। देखिए सबसे बड़का क्या हो जाएगा, टेराबाइट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होना चाहिए। तब गीगाबाइट, तब किलोबाइट आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 50 करा कि कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता का सही घटता क्रम पूछा है, तो ये भी कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, टेराबाइट, मेगाबाइट, KB बोलेंगे, एकदम ईजी है, एक बार रट लेंगे तो पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया कि F-16 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितना हो सकता है, 4 16 GB। देखिए फैक्चुअल, इसको याद कर लीजिए, 16 GB की 4 GB। तो देखिए 51 का जो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का D सही होगा, तो 4 GB होना चाहिए। F-16 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज जो हो सकता है वह 4 GB तक होना चाहिए। F-80 मतलब फाइल एलोकेशन टेबल होता है। यह फाइलों की स्थिति को चिन्हित करने वाली एक तालिका है। यह हार्ड डिस्क के उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि फैट यानी कि F-80 लुप्त हो जाता है तो हार्ड डिस्क पर डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पता लगाने में अक्षम हो जाता है। यह भी थोड़ा देख लीजिए, करा है कि 16 बिट्स फाइल सिस्टम के रूप में F-80 16 अधिकतम
65,526 क्लस्टरों का छाया चित्रण कर सकता है। यह फिट सिस्टम विभिन्न क्लस्टर आकारों का समर्थन करता है, जिससे इसे हार्ड डिस्क पर उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जो कि 16 MB जितने छोटा या 4 GB जितने बड़े होते हैं। क्वेश्चन 52 करा निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोग्राम काउंटर, बी दिया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी है कि एक्यूमुलेटर, डी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एक्यूमुलेटर। जरा व्याख्या देखते हैं। देखिए एक्यूमुलेटर CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC निष्पादित होने वाली अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कार्य वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना है। क्वेश्चन 53 करा कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16 GB स्टोरेज स्पेस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए 2 पर पावर 14 KB कि 2 पर पावर 14 कि 2 पर 20 KB कि 2 पर पावर 20 MB कि 2 पर पावर यहाँ पर 14 MB। तो देखिए यह सब क्वेश्चंस देखिए जो है यह NBS GS में पूछा गया, देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इजी है। 2 पर 14 MB मतलब 2 गुणे 14 बार जब करेंगे तो भी रिजल्ट इसका आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यही दिया है कि 16,384 MB यानी कि 2 पर 14 MB। कैसा क्वेश्चन बनाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों यानी बिट्स की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर यह 54 है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 26 लाइन। यह देखिए इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कैसे हुआ है। व्याख्या देखिए जैसे यहाँ पर कहा है कि रैम की साइज 64 MB यानी कि यदि रैम का एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट है तो प्रत्येक रैम का ब्लॉक क्या होगा, 64 MB में 1 बाइट से भाग दे दीजिए। तो ऊपर देखिए क्या दिया है कि 64 गुणे 1024 गुणे 1024 बाइट बराबर 2 पर 6 गुणे 2 पर 20 2 पर 26। क्वेश्चन नंबर 55 दिया कि यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइनों का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बाइट से है तो इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी? 2 MB की 2 GB की 1 MB की 4 MB। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा तो 2 MB होगा। अब देखिए कैसे होगा। तो देखिए लाइनों की संख्या कितना दिया है, 20 दिया है। प्रत्येक एड्रेस ब्लॉक का आकार 2 बाइट से दिया है तो 2 गुणे 2 पर 20 बाइट्स। अब यहाँ पर इस प्रकार कर वह निकाला है तो 2 MB हुआ है। एक बार आप लोग समझ लीजिएगा इसको, टाइम नहीं रहता तो मैं खुद समझा देता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए ये अभी करा कि आरोही क्रम में यानी कि सबसे छोटा से आपको बड़ा की तरफ जाना है। ईजी है, कर लेंगे। व्यवस्थित करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी भी इधर करते हैं, व्यवस्थित करिए। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, KB आएगा आप लोगों का, तब MB आएगा। MB के बाद आप लोगों का क्या आएगा, GB आएगा। तब आप लोगों का क्या आएगा, उसके बाद आप लोगों का TB आएगा, तब जेटा बाइट। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है? एकदम ईजी है। MB होगा नहीं, TB होगा नहीं, एक्साबाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। EPROM का फुल नेम पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा देखते ही कर लेंगे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया है कि नीचे गए देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है आपको इसको मैच करना है। इजी है, करिए आप लोग। ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिट जो जानते हैं जो होता है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा मैचिंग करिए। देखिए जो आ रहा है सबसे पहले आप लोग उसको करिए कि निबल किसको कहेंगे। देखिए जो निबल कहेंगे वह 4 बिट्स के समूह को निबल कहेंगे। तो सेकंड का ये देखिए किस में दिया है, सेकंड का ये देखिए बी में दिया है और आप लोगों का सेकंड का ये डी में दिखाई दे रहा है। अब बाकी ए और सी होगा नहीं। अब फिर देखिए बिट में आइए आप लोग इधर,
तो 8 बिट्स का समूह इसमें देखिए बाइट में आएगा जब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इस क्वेश्चन का जो होगा यहाँ पर पहले का देखिए बी होगा, 0 या 1 क्या होगा, 0 या 1 बिट होगा। निबल क्या होगा, 4 बिट्स का समूह। बाइट क्या होगा, 8 बिट्स का समूह। आप लोग इसको रट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 के बी, 2 के ए और 3 के सी। बिट मतलब 0 या 1, निबल मतलब 4 बिट का। देखिए बहुत बार पूछा गया कि कितने बिट का समूह निबल कहलाता है, तो 4 बिट्स का। याद रखिएगा 4 बिट्स में 1 निबल होता है, 4 बिट्स में 1 निबल होता है। इसको एकदम रट लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मेमोरी का वह प्रत्येक एड्रेसेबल स्थान जो एक निश्चित संख्या में बिट्स को संग्रहित कर सकता है उसे मेमोरी का या की क्या कहते हैं। वर्ड लेंथ की, साइज की, डेंसिटी की, स्टोरेज कैपेसिटी। इजी है, कर लेंगे आप लोग। देखिए 60 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, तो उसको वर्ड लेंथ कहा जाएगा। ये जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि मेमोरी का प्रत्येक एड्रेसेबल स्थान एक निश्चित संख्या में बिट्स को स्टोर करता है। इस स्थान में कितने बिट्स स्टोर हो सकते हैं, इसे मेमोरी की शब्द लंबाई यानी कि वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ यह बताती है कि प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स के डेटा को प्रोसेस या एक्सेस कर सकता है। बाकी विकल्प आकार, घनत्व और संग्रह क्षमता को दर्शाते हैं, न कि स्थान में स्टोर होने वाले बिट की संख्या को। देखिए एक बार मैं पुनः आप लोगों को याद दिला देता हूँ, जिन्हें लोगों को टेस्ट सीरीज लेना है स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप करिएगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज का डेमो मैं वीडियो के अंत में लगा दूंगा, डेमो भी देख लीजिएगा, तब आप लोग लीजिएगा डेमो कैसा है, उस टेस्ट सीरीज कैसा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 जो है कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए ईजी है, यदि आप लोगों को 1024 याद रहेगा संख्या तो इसको आप लोग कर लेंगे। आप लोग मैच करिए ए बी सी, देखिए डी 3 ही दिया है, मैच करिए आप लोग कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए यहाँ पर सही बनेगा। यहाँ पर ए मतलब पहले का सी 4096 किलोबाइट्स में 4 MB होगा। और फिर देखिए सेकंड का भी दे रहा है यहाँ पर GB। और फिर देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए इजी है, ये जानते क्या दिया है। जैसे मान लीजिए 1000, जैसे मान लीजिए आप लोग 1 MB में 1024 क्या होता है, KB होता है। उसी प्रकार ये दिया 1024 को देखिए गुणा कर करके बनाया। जैसे यहाँ पर देखिए KB दिया है 1024 यहाँ पर दिया है, यानी 1024 चौक 4000 कितना होगा, 96 होगा। तो वही देखिए 4 MB यानी 1 MB में 1024 KB होगा, तो 4 MB में कितना होगा, 4096 KB होगा। सेम वही देखिए यह दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिया 1 बाइट में 8 बिट होता है, 1 KB में 1024 बाइट्स होता है, 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न में से कौन सा कार्य अलग अलग चल रहे प्रोग्राम के लिए मेमोरी स्पेस के आवंटन और डी आवंटन का ख्याल रखता है। फाइल मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट की, डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी सही होगा, मेमोरी मैनेजमेंट होगा। तो यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बाइट्स किलोबाइट्स के बराबर होता है, वही पूछ रहा है। अभी आप लोग पढ़ कर आए हैं, बताइए। देखिए ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर है 256 बाइट्स में कितने KB होता है, इजी है। तो यहाँ पर कितना होगा, ऑप्शन नंबर भी 0.25 होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर व्याख्या समझिए। देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है, तो 1 बाइट में भाग देंगे तो निकल जाएगा आप लोग का 256 बाइट में 256/1024 करेंगे तो 0.25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का कुछ विकल्प को पहचाने जो संबंधित मेमोरी की एक्सेस गति के अनुसार मेमोरी प्रकारों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर बताइए कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आप लोग खुद यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, गला सूख रहा है, अभी तक वीडियो बनाने में पाज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी यहाँ पर सही होगा। द्वितीय मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, कैश मेमोरी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर एक डेटा प्रतिनिधित्व चैप्टर आ गया है, उससे यह क्वेश्चन बनाया कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सबसे अधिक है। कर लेंगे आप लोग, सबसे अधिक कौन सा होगा आप लोगों का। देखिए एक्साबाइट ही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 65 का जो होगा वह ए होगा, याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या थोड़ा देख लीजिए इसका। देखिए 1024 बाइट 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB। व्याख्या भी वैसा नहीं है।
हाँ नीचे देखिए आप लोग GB 1024 GB में 1 TB, 1024 TB में 1, फिर यहाँ पर देखिए पेटाबाइट है PB 1024 PB में 1 एक्साबाइट, 1024 देखिए मैं जेटाबाइट आपको बता रहा था। देखिए इसका मैं याद करने का आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा आप लोग को याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक आप लोग ध्यान से सुनिए। ट्रिक क्या है, इतना तो आप लोग याद होगा आप लोगों को KB MB GB। अब अगला ट्रिक आप देखिए तपेजी, एक है तपेजी, क्या आपको बता रहे हैं तपेजी, फिर देखिए PE पे, फिर देखिए ZY, यही तपेजी याद रखिएगा आप लोग, सब आप लोग कर ले जाएंगे। तो इससे जैसा KB MB GB तपेजी, उसके बाद याद रखिए TB PB EB ZB YB। देखिए इसके बाद भी एक एक्टाबाइट भी होता है जेटाबाइट के बाद, यह पूरा आपको बता चुके हैं हम आप लोग को। KB MB GB याद रखिए, उसके बाद तपेजी याद रखिएगा। तपेजी मतलब TB PB EB ZB YB, आपको कभी नहीं भूलेंगे, इसको ट्रिक को याद रखिएगा। अब 1 GB में इतना आसान क्वेश्चन है 1024 MB। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर प्रणाली के सभी डेटा, अब आपको पहले ही बता चुके हैं, जितने भी डेटा इनपुट किए जाते हैं कंप्यूटर प्रणाली में सभी बाइनरी डिजिट होता है। और देखिए 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग को कुल 67 क्वेश्चन किए हैं। अब अगला जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर से पढ़ेंगे। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अंत में मैं यही कहूँगा आप लोगों से, वीडियो को देखिए लाइक जरूर करिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जाकर कमेंट करिए, और साथ में हाई भी करिएगा। और जो थोड़ा आप लोग टेस्ट सीरीज का डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMIRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है, टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।